शुरू करें ना। आप लोग कुर्सी लाओ, कम से कम पेन्ना डालो। कुर्सी तो मार आप लोग हो गया ना रिलैक्स। चलिए, आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित वरीय माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, विधान परिषद में उपनेता ललन सराफ साहब और मुख्य सचेतक विधान परिषद में संजय गांधी जी, मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, जिला महानगर अध्यक्ष शकुंतला वर्मा जी, अनिल जी, और यहां उपस्थित जो समस्तीपुर जिला से आए हैं, जो आरजेडी परिवार से वहां से यहां जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किए हैं, वो सभी सम्मानित साथीगण, आप मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मुझे यह कहते हुए, बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही कि आज राजद के कई नेता जो जनता दल यूनाइटेड परिवार का हिस्सा बने हैं, विभिन्न समाज के विभिन्न तबके से आए लोग, नेता जो आज जनता दल यूनाइटेड, जो खास बात यह है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मभूमि, कर्मभूमि और खास माननीय पार्टी के नेता प्रियतम मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के क्षेत्र इलाके से हैं, उन सभी जो आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं, प्राथमिकी सदस्य ग्रहण किए हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से उन सभी को स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी आपके मान सम्मान और स्थान का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। यह पार्टी गांधी, लोहिया, जयप्रकाश अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संस्कारों की सींची हुई ये पार्टी है। उसकी संस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए, उनमें विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के नेतृत्व में आज कई महत्वपूर्ण आरजेडी के जो साथी हैं, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन किया है। मैं फिर से उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जनता दल यूनाइटेड में स्वागत करता हूं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके आने से हमारी पार्टी में, संगठन में और मजबूती मिलेगी। आप लोग जानते हैं कि आज जो पार्टी हमारी, और मैं खासकर उन सभी लोगों को जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि जो 2025 का जो चुनाव है उसमें बेहतर बनाने के लिए आप लोग काम करेंगे। और जो देख रहे हैं कि जो जिस तरह विगत चुनाव में जो लोग हमारे पार्टी के बारे में हमारे नेता के बारे में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, तो आप लोग को मालूम ही है कि हमारी पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि हमारी पार्टी सब लोग को एक साथ मिलाकर एक
हर लोगों को, समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम कर रही है और संगठन के मजबूती, सभी लोग जो है हमारे कार्यकर्ता, सब लोग को मान सम्मान का पूरा हमारी पार्टी ख्याल रखती है। हम तो यही इस अवसर पर यही सब लोगों को कहेंगे जो हमारी पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उनसे यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप लोग संगठन को विस्तार करने के लिए, मजबूती करने के लिए आप अपना समय, अपना बहुमूल्य समय पार्टी को देंगे। और मैं आगे के लिए आप लोग को ब्रीफ करने के लिए मैं माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से मैं कहूंगा कि 2 शब्द आप ब्रीफ करें। सभी आज के इस सदस्यता ग्रहण समारोह में आए समस्तीपुर के हमारे सभी साथीगण, जिन्होंने नीतीश जी की नीति और हमारे पार्टी के जो लोग जिन्होंने लंबी शहादत दी है इस पार्टी को इस प्रदेश में खड़ा करने में, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए और इन 17-18 साल में जो बिहार का विकास हुआ है, जिस तरह से सबसे पीछे तबके के लोग, खास करके अति पिछड़ा, महिला और दलितों के उत्थान के लिए माननीय नेता ने जिस तरह से कार्यक्रम किया और जिस तरह से कार्यक्रम को कराने का इस प्रदेश में काम किया, और इस प्रदेश में पहली बार जातीय गणना करके और हमारे जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित परिवार के जो लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ी है, उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का जो काम किया, उन सब को देखते हुए जो साथी आरजेडी से आज हमारे बीच, आज पार्टी के माननीय विजय चौधरी जी, हमारे बड़े भाई और हम लोगों के माननीय सम्मानित अभिभावक के नेतृत्व में आज समस्तीपुर से आकर के पार्टी मुख्यालय में जो सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सबका जनता दल यू परिवार में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं, जितना प्यार और स्नेह एक परिवार में अपने बाल बच्चों को परिवार का मुखिया देता है, उसी तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार इस परिवार को सींचने का काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। इसलिए आप सब परिवार के लोगों का हम इस जनता दल यूनाइटेड परिवार में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो हमारा जो बड़ी लड़ाई है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में लड़ाई लड़ी जाएगी, उसमें पूरी ताकत, क्षमता के साथ, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि बहुत से लोग जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, बहुत से लोग मुखिया रहे हैं, बहुत से लोग पैक्स से आए हैं, तो जो त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था है, कोई प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, पार्टी के संगठन में प्रदेश के सचिव रहे हैं, उन सब साथियों का हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी सदुपयोग करेंगे और पार्टी को और संगठित रूप से मजबूत करके आपकी भूमिका का भी निर्वहन कराने का काम करेंगे। लेकिन हम आप सभी प्रेस के लोगों को सिर्फ 2-3 बातों की तरफ अग्रसर कराना चाहते हैं कि अभी कल परसों, आज मौका है, कल परसों हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसके माध्यम से उन्होंने पदयात्रा की, बिहार में यात्रा की घोषणा की है और 3 बातों की तरफ प्रदेश की जनता का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया। एक, जातीय गणना, दूसरा अपराध और तीसरा इस प्रदेश में आर्थिक और बिहार को विशेष पैकेज। ये 3 मुद्दा है जिसको लोग करके ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी, उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने 2-2 बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हुए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा
भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज और आर्थिक पैकेज, विशेष राज के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे। और उसके बाद एक और प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में भी कहते हैं कि हमने बनाया। तो जो व्यक्ति इतना पावरफुल था, लालू प्रसाद यादव, जो खुद क्लेम करते हैं, हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए देश प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है, और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। यही हम बात आप सबसे कहना चाहते हैं, और अपने साथियों का प्रदेश मुख्यालय में हम स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और हम आगे कहेंगे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से। हम लोगों के अध्यक्ष उमेश जी, हमारे साथी मंत्री श्री अशोक जी, यहाँ विधान परिषद में उपनेता ललन सराफ जी, मुख्य सचेतक श्री संजय गांधी जी, यहाँ हमारे जिला के नगर अध्यक्ष भी पार्टी की शकुंतला वर्मा जी हैं, हमारे यहाँ पार्टी मुख्यालय के चंदन जी, अनिल जी, और हमारे प्रखंड के अध्यक्ष जी भी हैं। और आज जिन लोगों ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है, उनके साथ कुछ हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं, और उनके साथ सभी मीडिया के साथियों। सबसे तो पहले जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक बाबू ने हमारे आज जो भी राजद के पहले के पदाधिकारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कुछ ज्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। और जो सबसे बड़ी खासियत दो चीजें हैं जिन लोगों ने आज आपके सामने सदस्यता ग्रहण की है, आप लोगों ने भी, हमारी मीडिया के साथियों ने भी गौर किया होगा कि पहली चीज तो ये सभी लोग जो मध्यम स्तर के नेता होते हैं, एक तो बिल्कुल ऊपर के नेता होते हैं, एक जमीन पर कार्यकर्ता के साथ सीधे जुड़ाव रखने वाला जो मध्यम स्तर का नेता, जो किसी भी पार्टी की रीढ़ होता है और सबसे अधिक सक्रियता से पार्टी के लिए जो काम करने वाला स्तर होता है, उस स्तर के हमारे इतने साथी, लगभग 2 दर्जन के आसपास साथी आज राजद छोड़ के यहाँ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में कुछ कहता है। और जैसा कि हमने उसी वक्त सामान्य परिचय जब हो रहा था कि ये सब लोग राजद के बहुत पुराने, मतलब राजद के गठन काल से ही समर्पित कार्यकर्ता थे, लेकिन ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे इन लोगों को भी राजद के क्रियाकलाप से फिर मन में जो भावना आई, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया है, जो स्वाभाविक रूप से
एक बहुत ही प्रासंगिक, जो अभी के मौजू कहते हैं, बहुत ही सही निर्णय है। और दूसरी बात आपने देखा कि इसमें खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के भी, जो राजद के प्रदेश स्तर के और इसमें प्रखंड अध्यक्ष लगातार कई वर्षों तक रहने वाले लोग सब हैं, उन सब लोगों ने आज राजद की सदस्यता छोड़ के जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है। यह अपने आप में भविष्य के बारे में कुछ संकेत देने वाली बात है कि जमीन पर, जिसको ग्राउंड पर कहते हैं, लोगों के बीच क्या विचार चल रहा है और किसका नेतृत्व उभरकर सामने आ रहा है और कहां पर लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोग सक्रिय हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का से हम लोगों का चुनाव के क्रम में सामना होते रहता था। इन लोगों का विरोध भी हम लोगों ने झेला है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के साथ आने से पार्टी की और हम लोगों की ताकत बहुत बढ़ेगी और यह अपने आप में आने वाले समय के लिए बड़ा ही सुनहरा संकेत है। और इसके अलावा इन लोगों का तो स्वागत है ही, और इन लोगों के आने के पीछे भी जिस तरह का विमर्श बिहार के लोगों में चल रहा है, खासतौर से ग्रामीण इलाके में, जो खास तौर से गरीब वर्ग है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आप देखे होइएगा कि सारे उसी वर्ग से आने वाले प्रतिनिधि हैं। ये सबसे अधिक गौर करने वाली बात है कि आज जिसको नीचे में गरीब तबका कहते हैं, जो सबसे अधिक जमीन से जुड़ा रहता है, उनके बीच क्या सोच और क्या दिशा राजनीति की चल रही है, ये आज आप लोगों ने जरूर इसका एक एहसास हुआ होगा आप लोगों को। और सही बात है, खासतौर से कुछ बातों की चर्चा हमारे अशोक जी मंत्री जी ने की है कि आज बिहार में लगभग सभी जानते हैं कि चाहे जातीय गणना की बात हो या आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ विशेष पैकेज या विशेष मदद दिलाने की बात हो, ये सब मांग किनकी सोच से निकला है, किनके कारण निकला है, हम नहीं समझते हैं कि बिहार का कोई भी आदमी ऐसा होगा कि ये नहीं समझ रहा है कि ये किसके कारण शुरू हुआ था। और ये बात इसलिए ज्यादा उभरकर एक बार फिर से सामने आ रही है क्योंकि अब ये सब चीजें फलित हो चुकी हैं, जातीय गणना पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े आ चुके हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। तो अब एक ही चीज बच गई है जिसकी तरफ अशोक जी इशारा कर रहे थे कि ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है, ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। और आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है। हमने जो अभी विधानसभा सत्र खत्म हुआ है उसमें भी हमने कहा था कि जब विपक्षी सदस्य सदन में बिहार को विशेष मदद या देखा हमने कि तख्तियां लेके गए थे कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो,
अब जरा इन लोगों की सोच में विरोधाभास या इन लोगों के आचरण में विरोधाभास देखिए कि बिहार विधानसभा में जो इंडिया ब्लॉक है, जो एनडीए के खिलाफ है, उसके सारे सदस्य तख्तियां लिए हुए थे कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, और वहां संसद का भी सत्र चल रहा था। इन सभी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता और सभी सांसद संसद में प्रदर्शन कर रहे थे कि केवल बिहार की थाली में जलेबी और पकौड़ा दिया गया है, बाकी सब प्रदेश की थाली खाली छोड़ दी गई है। ये इन लोगों के सोच और इन लोगों का मतलब जो मानसिक दिवालियापन है, ये और कुछ नहीं है, ये हताशा की निशानी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली दफा बिहार को जो वित्त आयोग होता है, जिसकी अनुशंसा पर केंद्र राज्यों के बीच संसाधन का बंटवारा होता है, उससे अलग हटके लगभग 58,59,000 करोड़ रुपए की अलग से राशि दी गई है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए या विशेष मदद दीजिए। सबका अंतिम निष्कर्ष एक ही होता है कि हम लोगों को विकसित प्रदेश बनने के लिए हमको और संसाधन चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। हमारे पास खान खदान या समुद्री किनारा नहीं है, इसलिए हमको विशेष मदद चाहिए। और हमने अपनी विश्वसनीयता और दक्षता साबित कर दी है कि हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं, उसी की बदौलत आज देश में जितने विकसित प्रदेश हैं, हम उनसे कड़ी स्पर्धा कर रहे हैं। विकास दर के मामले में, यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में हम किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं। और आज बल्कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश का औसत विकास दर होता है, हम लोग हमेशा उससे आगे रहे हैं। देश का औसत विकास दर हमेशा इकाई अंक में रहता है। अभी पिछले समय भी लगभग 7% हुआ है और हम लोग का 10.6% है। हमेशा हम लोगों ने अपने सीमित संसाधन में सिद्ध कर दिया है कि हम अपने बेहतर प्रबंधन और सुशासन के माध्यम से हम तेज गति से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जब गरीबी के मानक पर आकलन होता है तो हम गरीब ही रह जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग विशेष मदद मांगते हैं कि हम लोगों के गरीबी के कुछ बहुत गहरे कारण हैं, जिनको दूर करने के लिए हमको विशेष मदद चाहिए। और अभी देखा होगा आपने, पूरे देश का अखबार और आप ही लोगों का चैनल सब पूरे दिन कम से कम 2 दिन चलाता रहा, जो पहली दफा बिहार को इतने बड़े पैमाने पर विशेष मदद मिली है। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया नहीं है जिसने इसे अपनी सुर्खी नहीं बनाई थी, लेकिन बिहार के विपक्ष के नेता तख्ती लेके घूम रहे थे। ये समझिए कैसी मानसिकता है। और अब श्रेय लेने की होड़ चल रही है। खास तौर से हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जरा सोचिए कि श्रेय लेने की कैसी होड़ है। कुछ पार्टी नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने कराया। अब जातीय गणना की ही बात ले लीजिए। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था। जून में, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी। हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है।
विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोग इतना तो मानते हैं। लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है, जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात की का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, आप विधानसभा में देखते होइएगा कि कह रहे थे कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो, अभी भी कह रहे हैं। अरे भाई, जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को, यानी इस अधिनियम को, जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े, पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है, ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उसमें भी कितना हास्यास्पद है, सो सुनिए। हमने विधानसभा में भी कहा था कि सब जानते हैं कि सरकार के इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, उच्च न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया है, मतलब वो कानून आज की तिथि में नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए और इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए तत्क्षण उसी समय निर्णय लेके उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई, याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। तो हम लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की, उसके पक्ष में जरूर फैसला देगा। हम लोग तो ये मान के बैठे हैं। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में दिवालियापन कहां है, सो सोचिए। आप सब साक्षी रहे होंगे जब विधानसभा में हो रहा था कि प्रस्ताव पारित करिए कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। आज की तिथि में वो कानून नहीं है, रद्द किया जा चुका है। अब समझिए, जो कानून ही नहीं है उसको कह रहे हैं कि लिख दीजिए कि शामिल करो। अब कितना दिवालियापन है, सो सोचिए। और हम लोगों ने तो कहा है कि हम लोग तो उच्चतम न्यायालय से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उच्चतम न्यायालय हम लोगों के पक्ष में निर्णय देगा, गरीबों के, बिहार के गरीबों के हक में निर्णय देगा, और नहीं देगा तो फिर उसके आगे के जो कानूनी विकल्प हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय लेने की होड़ में, ये बिल्कुल अकबकाहट और दिवालियापन की निशानी है जो स्थिति ये लोग बता रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है और
उचित समय पर उचित फैसला करके वो साबित कर देगी कि बिहार के गरीबों को न्याय और हक दिलाने का एक नेता जिसने सबसे गंभीर और सफल प्रयास किया वो नीतीश कुमार है और इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार है। ये आने वाले समय में फैसला बिहार की जनता करेगी और हम लोग इसी उम्मीद में बैठे। क्या पूछा था? आप पूछिए, हम बता देते हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है? तो राज्य सरकार तो भेज चुकी है। अब इसका मतलब जो बोले वो मतलब हमसे पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला ये एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है और वो ऐसे कोई फैसला नहीं होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अनुसूची जो बोलते हैं किसी चीज को इस अनुसूची में शामिल करो, अनुसूची जो शेड्यूल कहते हैं वो शेड्यूल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हिस्सा होता है। वो संविधान का पार्ट, संविधान का भाग माना जाता है। उसमें कोई तब्दीली करना है तो उसके लिए विधिवत संविधान संशोधन करना पड़ता है। और इसको बराबर देखिएगा, तमिलनाडु से लोग तुलना कर देते हैं। अभी देखिएगा आए दिन सुनिएगा जो तमिलनाडु का हो गया। भाई एक तो बिल्कुल स्थिति भिन्न थी। तमिलनाडु की स्थिति थी जो वहां 69% का आरक्षण बहुत जमाने से चला आ रहा था और बीच में 92 में शायद 1992-93 में जो इंदिरा सोनी वाला केस कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं जा सकती है, जिसके आधार पर हम लोगों का भी जो ये कानून अधिनियम हमने बनाया है जिसको खारिज किया गया है। तो वहां फिर बाद में ये हुआ था, चूंकि वो पहले से चला आ रहा था, इसके कारण उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसको किया गया था। और हम लोग तो पहले दिन से इसको शामिल कराना चाह रहे हैं। आज कानून बनाया, कल होके हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, तो पूछना क्या चाह रहे हैं ये हम नहीं समझ रहे हैं। आप उनसे समझ लीजिएगा, फिर हमसे बात कर लीजिएगा, देखेंगे। तो वो होने दीजिए, आपको वो विकल्प भी बता देंगे करके। हमने इसीलिए कह दिया कि वो होता है, अगर होता है तो उसके आगे के विकल्प भी होते हैं और वो भी हम लोग करेंगे। अभी इतना ही जान लीजिए। किस चीज का अध्यादेश? देखिए, एक तो पहली बात ये समझ लीजिए कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दो बातें कही हैं कि एक तो उपवर्गीकरण का, जिसको सब क्लासिक कैटेगराइजेशन कहते हैं, और दूसरा क्रीमी लेयर का, दोनों बिहार में ये दोनों कंसेप्ट पहले से लागू है। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जिस वर्ग SC/ST के लिए कहा है, अब उन्होंने आज तक उनका पूरा जजमेंट नहीं आया है। जो फाइनली ऑपरेटिव पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि किसी को डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन दिया है तो किस गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए उनका पूरा जजमेंट आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग भी उसी इंतजार में हैं। ये अभी तक जो आप ही लोग के माध्यम से मीडिया ने, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिस मीडिया ने भी बताया है, तो सीधा कहा है कि उनका ऐसा कहना है, सोचना है। उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए। तो अब ये उनकी सोच है कि इसका ऑपरेटिव पार्ट उन्होंने क्या कहा है, पहले तो उसका अध्ययन करके तब न सरकार फैसला करेगी। क्या
नहीं, उसमें तो अगर आपने जो हम लोगों के कानून को स्ट्रक डाउन किया गया है, मैंने खारिज किया गया है, उसी ऑर्डर का, उसी फैसले का पार्ट है कि ये नया वाला फैसला हम निरस्त करते हैं, पुराना जो कोटा था उस पर नौकरियां मिलना जारी रहेंगी, ये उसी फैसले का पार्ट है। अब इतना समझ के फिर वही बात पूछ रहे हैं। चलिए, हाँ बोलिए, एक आदमी बोलिए ना, एक एक करके। तो अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो वो सीधे जाता है कि बोलता है? आप बोलिए। हाँ, वो कोई पार्टी भले सोच रही है, आपको हमने कहा तो सुने नहीं। हम लोग का तो जिस दिन कानून निरस्त हुआ, हम लोग उसी दिन से तैयारी करके ऑलरेडी फाइल कर दिया, वो लिस्ट हो गया, उस पर जजेज का इनिशियल ऑब्जर्वेशन आ गया। चिंता क्या है, यही तो हम शुरू में बताए, जो श्रेय लेने की चिंता है, जो बिहार की जनता खारिज कर रही है। हो गया।